नमस्कार, मेरा नाम है नील। दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। पहला एडिटोरियल जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार से लिया गया है। लिखा है इसे प्रताप भानु मेहता साहब ने। इंडियन एक्सप्रेस में कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हैं, बड़े पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं। बात क्या है आज? स्टेट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कह रहा है ये संपादकीय? संपादकीय कह रहा है कि जिस तरह से आफ्स्पा कानून भारत के अधिकतर क्षेत्रों में लगाया गया है, खासतौर पे नागालैंड का जिक्र यहाँ पे किया गया है, नागालैंड में लगाया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य खुद ही, देश खुद ही एक प्रकार से संविधान के उलट जाके खड़ा है, संवैधानिक मूल्यों के विपरीत में खड़ा है। आफ्स्पा कानून उसका कारण है। देखते हैं वो ब्रॉडली क्या कह रहे हैं, फिर हम डिटेल में बिंदुवार चर्चा करेंगे। ब्रॉडली वो कह रहे हैं कि भाई ये बात लाजिम है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको बड़ी विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ता है सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, तो उन पर आसान से नैतिक जजमेंट्स पास नहीं किए जाने चाहिए कि वो अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं। बड़ा उसमें नुएंसेस हैं, बड़ी सतहें हैं, बड़ी तहें हैं। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि आफ्स्पा अपने आप में एक मोरल अबोमिनेशन है, अपने आप में एक नैतिक रूप से जघन्य कृत्य जैसा प्रतीत होता है ये कानून। फिर वो बताते हैं कि वो ऐसा क्यों प्रतीत होता है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि आफ्स्पा को अक्सर कहा गया है कि ये एक्सेप्शन है, इसको भारतीय संविधान में एक एक्सेप्शन के तौर पर देखा जाए, बट वो बताते हैं कि क्यों वो ऐसा नहीं मानते, उसके लिए वो तमाम तर्क बताते हैं। उसके बाद वो दूसरे तर्क भी देते हैं कि किस प्रकार से ये आर्मी के लिए भी, नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी नुकसानदायक है, उसके लिए भी वो 3 तर्क बताते हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं बिंदुवार। सबसे पहले प्रताप भानु मेहता साहब कह रहे हैं कि 14 जो सिविलियंस की हत्या हुई और एक सोल्जर की भी उस डिस्टरबेंस में मृत्यु हुई, उस इस ऐसे जघन्य कृत्य की आवश्यकता नहीं थी हमें ये सोचने के लिए कि आफ्स्पा कानून जो है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसको रिपील करना है या नहीं। जिस बहस की शुरुआत आज हो रही है, उस बहस की शुरुआत बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। क्यों हो जानी चाहिए थी? वो कह रहे हैं कि ये कानून जो है, इसमें सर्च, सीजर, अरेस्ट, किसी को भी उसकी खोजबीन की जा सकती है, उसको कैद किया जा सकता है, उसको गोली मारी जा सकती है टू किल, मारने के लिए, या फिर इस प्रकार के ऑपरेशंस किए जा सकते हैं कि इंडिविजुअल राइट्स और डिग्निटी उनका मजाक बन के रह जाता है। संविधान जिस इंडिविजुअल डिग्निटी का वादा करता है, जो प्रियम्बल में भी है, डिग्निटी, इंडिविजुअल को डिग्निटी देना प्रियम्बल में भी एक वादा है देश का संविधान से अपने सभी नागरिकों को, उस वादे पर सवाल खड़े होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमें ये भी मानना होगा कि सिक्योरिटी एजेंसीज बड़े ही प्रेशर में काम करती हैं और ऐसे में उन पर मॉरल जजमेंट पास करना, नैतिक जजमेंट पास करना अपने आप में एक ट्रिकी मैटर हो सकता है। इस पे आसान मॉरलाइजिंग नहीं हो सकती। आसान आप व्हाइट और ब्लैक का जजमेंट नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी इस कैविएट के बावजूद आफ्स्पा जो है वो एक नैतिक मजाक है जो उन सभी लोगों के साथ किया जाता है जो उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर आफ्स्पा लगा हुआ है। ये एडिटोरियल यहाँ तक कहता है कि आफ्स्पा एक कानूनी धब्बा है भारतीय राज्य पर। वो फिर उसको आगे सब्सटेंशिएट करते हैं, कहते हैं इसके दोनों पक्ष हैं, नैतिक पक्ष भी हैं और इसके अलावा राजनैतिक पक्ष भी हैं। तो इन दोनों पक्षों की वो बात करेंगे आगे। वो कहते हैं कि इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि नागालैंड से ही इसकी शुरुआत हो रही है। 1958 में पहली बार जब आफ्स्पा कानून को पास किया जाता है भारतीय पार्लियामेंट के दोनों सदनों द्वारा, और वो लगाया कहाँ जाता है? सबसे पहले नागालैंड में। तो आज हम एक फुल सर्किल घूम कर आ गए हैं जहाँ से आफ्स्पा की शुरुआत हुई। उसके बाद वो कई राज्यों में रहा, कुछ राज्यों से हटा भी लिया गया, पंजाब से उदाहरण के तौर पे बाद में वो हटा भी लिया गया, लेकिन कई राज्यों में आज वो लगा हुआ है और बात वापस घूम के आज नागालैंड के चलते आफ्स्पा पर फिर से हो रही है। तो हमने फुल सर्किल घूम लिया है। वो कह रहे हैं कि ऐसे समय में जब एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कहा है, क्या कहा है, कि भारतीय संविधान इतने सालों से भारत में लागू रहा है, तो एक नई क्लास ऑफ इंडियंस पैदा हुई है, भारतीयों का एक नया समूह पैदा हुआ है जिनको कहा जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल इंडियंस। कौन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंडियंस? जिनका विश्वास है देश के संविधान में। वो अपने संस्कृति को भी मानते हैं, अपनी सभ्यता को भी मानते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने देश के नागरिकों के साथ देश को एक इतिहासकार,
या एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट बेनेडिक्ट एंडरसन ने इमेजिन्ड कम्युनिटी कहा था, एक संकल्पित समुदाय। संकल्पित समुदाय में कई लोग एक कल्पना में विश्वास रखते हैं और इसलिए वो साथ आते हैं। यही कॉन्स्टिट्यूशनल इंडियंस भी हैं। वो एक संविधान में विश्वास रखते हैं, अपने भिन्न भिन्न मतों और विश्वासों को मानते हुए भी वो संवैधानिक बातों पर एक साथ आने को तैयार हैं। तो ऐसी क्लास का उदय अब भारत में हो चुका है। तो ऐसे में आफ्स्पा जैसे कानून कितनी उनकी जगह रह गई है, इस पर यह एडिटोरियल आगे चर्चा करता है। वो कहता है कि ये जो कॉमन कॉज है, जो देश के सभी नागरिक जो दूसरे से इतने भिन्न भिन्न हैं, कोई मद्रास में है, कोई जम्मू कश्मीर में है, कोई असम में है और कोई गुजरात में है, सबकी संस्कृतियां अलग अलग हो सकती हैं, भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अगर वो संवैधानिक इंडियंस हैं तो इंडिविजुअल राइट्स और डिग्निटी वो प्रश्न हैं, वो बातें हैं जिन पर वो एक साथ आते हैं। वो मानते हैं कि इन पर समझौता नहीं हो सकता। अगर कोई संविधान किसी इंडिविजुअल को गरिमा नहीं दे सकता तो उसके बहुत मतलब रह नहीं जाएंगे, खासतौर पे हमारा संविधान जो इसका वचन देता है। तो वो आगे बात करते हैं कि ये एक प्रकार से गारंटी दी गई है भारतीय संविधान में, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ हिस्सों तक वो गारंटी बढ़ाई ना जाए, एक्सटेंड ना की जाए, कुछ हिस्सों को इस वचन से बाहर रखा जाए। अगर बाहर रखा जाता है तो जो अतीत में तमाम बातें हुई हैं, नागालैंड का अलग एक वायलेंट हिस्ट्री रही है, खासतौर पे भारत के साथ वहाँ के एक हिस्से ने कभी स्वीकार नहीं किया कि कैसे भारतीय गणतंत्र का वो हिस्सा हो सकता है। उसने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र मानने की कोशिश की, लेकिन बाद में धीरे धीरे पूरे भारत की तरह वहाँ पर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लास का इमर्जेंस हुआ जो मानता है कि उसकी साझा डेस्टिनी, उसकी साझा तकदीर पूरे भारत के साथ ही है। तो ऐसे में क्या हम उस हिस्से को भारत के संविधान में दिए गए वचन से बाहर रख सकते हैं, इंडिविजुअल राइट और डिग्निटी के वचन से बाहर रख सकते हैं? वो सवाल पूछते हैं। इसके बाद मेहता साहब और क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अक्सर कहा जाता है कि 1958 से जो ये कानून चला आ रहा है, ये स्टेट ऑफ एक्सेप्शन है। भारतीय संविधान में जो तमाम वादे किए गए हैं, आफ्स्पा एक अपवाद है, इसको अपवाद ही माना जाए। ये एडिटोरियल एक बहुत मौजूद सवाल पूछता है कि कोई कानून जो किसी राज्य में 1958 से लेकर आज तक इतने दशकों से लगातार बना हुआ है, क्या उसको अपवाद माना जा सकता है? क्या ये एक प्रकार से उन लोगों से नहीं कह रहा कि यू डू नॉट बिलोंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट, जो संविधान, जो आइन हमने चुन लिया था अपने लिए, आपका इसका हिस्सा नहीं है, इसके वादों में आप शामिल नहीं हैं? क्या ये कानून ये नहीं कहता जो जब वो इतने दशकों से बना हुआ है? इसके बाद वो कहते हैं कि आफ्स्पा को हटाने की बात जब भी होती है, कहा जाता है डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी इसके खिलाफ है। यह एडिटोरियल ये भी कहता है कि आर्मी के लिए भी आफ्स्पा किस प्रकार से नुकसानदायक है। 3 तर्क सुनाता है। पहला तर्क क्या है कि जब भी वाइड इम्यूनिटी दी जाती है, वाइड इम्यूनिटी मतलब क्या? आर्मी को कह दिया गया है कि आप अगर आपके कार्य के दौरान आपको किसी को गोली भी मारनी पड़ती है और बाद में साबित हो जाता है या बाद में साबित होता है कि कुछ प्रोसीजर फॉलो नहीं भी किए गए, तो आप पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, ऐसा एक चलन है, ऐसा एक मान्यता है। तो अगर ये वाइड इम्यूनिटी फोर्सेस को दी गई है तो उससे जो उनकी स्ट्रेटजी है, चॉइस ऑफ स्ट्रेटजी है कि अपने कार्य को कैसे करना है, वो प्रभावित होती है। वो एक एक्सपर्ट को कोट करते हैं, राजेश राजगोपालन, जिन्होंने इसको इंडियन पीस कीपिंग ऑपरेशंस जो भारत ने 80 के उत्तरार्ध में, 80 के दशक में श्रीलंका में किए थे, अपनी सेना को भेजा था, उसकी स्टडी करते हुए एक स्कॉलर ने कहा था कि कन्वेंशनल वॉर बायस काम करता है। अगर किसी भी सेना को बहुत इम्यूनिटी दे दी जाए, किसी भी फोर्स को बहुत इम्यूनिटी दे दी जाए, वॉर बायस का मतलब क्या हुआ कि वो ट्रिगर हैप्पी होने की तरफ बढ़ावा देता है। क्या होता है कि कोशिश होती है कि जिस मामले को फोर्स से सुलझाया जा सकता है उसको फोर्स से ही सुलझाया जाए। स्मार्टर टेक्टिकल और पॉलिटिकल इनकॉर्पोरेशन पर काम नहीं होता, यानी ये सोच समझकर कि किन लोगों को साथ मिलाया जा सकता है, कौन लोग आने के लिए तैयार हैं, किन लोगों से बात हो सकती है, इन बातों पर ध्यान नहीं रहता, क्योंकि फोर्स को पता है कि उसके पास वाइड इम्यूनिटी है। तो एक प्रकार से ये आर्मी की स्ट्रेटजी को, उसकी कार्यकुशलता को प्रभावित कर रहा है। तो पहला नुकसान उसकी स्ट्रेटजी को आता है। दूसरा नुकसान वो कह रहे हैं कि उनके प्रोफेशनलिज्म, आर्मी के प्रोफेशनलिज्म पे आता है। उनका प्रोफेशनलिज्म बढ़ता नहीं है इम्यूनिटी मिलने के चलते, उनका प्रोफेशनलिज्म घटता है, क्योंकि छूट बहुत ज़्यादा है, नियम कायदे कानून कम हो गए हैं, तो प्रोफेशनलिज्म में इजाफे की बजाय गिरावट आती है। आर्मी के लिए ये भी नुकसानदायक है। तो दूसरा नुकसान उनके प्रोफेशनलिज्म को होता है। फिर तीसरे नुकसान की वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक विशियस साइकिल का जन्म हो जाता है आफ्स्पा जैसे कानून जब लगते हैं। विशियस साइकिल क्या हुआ
कि पहले कहा जाता है कि आर्म्ड फोर्सेस को किसी भी डिस्टर्बेंस को दबाने के लिए भेजा जाएगा। क्यों भेजा जाएगा? क्योंकि वहाँ के जो लोकल एजेंसीज हैं वो इतनी कारगर नहीं है कि उनका सामना कर सकें, लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जैसे कि पुलिस। तो ये एडिटोरियल कहता है कि भाई सेंट्रल फोर्स बॉर्डर एरिया में रहे, इसका लॉजिक समझ में आता है, वो इसके लिए वेल ट्रेंड है। लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के लिए ये विशियस सर्कल कब तक चलता रहे कि क्योंकि स्टेट के पास कैपेसिटी नहीं है तो हम सेंट्रल फोर्स भेज रहे हैं। सेंट्रल फोर्स जो जिस तरह से कार्य करती है, कई बार हम आगे देखेंगे ऐसा कैसे होता है, बट जिस तरह से वो कार्य करती है तो इंसर्जेंसी अमूमन और बढ़ती है, क्योंकि इमोशनल ट्रॉमा वहां के लोगों को झेलना पड़ता है। इंसर्जेंसी और बढ़ती है तो और फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है या आफ्स्पा जैसे कानूनों की मियाद बढ़ा दी जाती है उस राज्य में। और ये बार बार कहा जाता है कि कैपेसिटी स्टेट फोर्सेस के पास और बड़ा हो गया है, क्योंकि ये इंसर्जेंसी, अलगाववाद, आतंकवाद, तो उसको रोकने की क्षमता अब तो स्टेट के पास बिल्कुल नहीं है। ये सवाल पूछता है एडिटोरियल कि बार बार ऐसा कैसे हो जाता है, बार बार ये तर्क कैसे साबित रह जाता है कि स्टेट के पास कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी नहीं है क्योंकि आपने बढ़ाई नहीं है, आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है सेंट्रल एजेंसीज में। उसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आपको स्टेट लॉ फोर्स एनफोर्समेंट एजेंसीज यानी कि पुलिस में करना होगा, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स में करना होगा, तभी ये विशियस सर्किल टूटेगा। अगर किसी जगह पे सेंट्रल फोर्सेस की जरूरत पड़ भी रही है तो बहुत कम मियाद में पड़ेगी, ताकि तब तक कैपेसिटी बिल्डिंग करके वहां की लोकल पुलिस, वहां की लोकल संस्थाएं इस भार को, कानून के भार को उठा सकें, क्योंकि कानून, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि टू अ हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। हथौड़े को हर चीज कील दिखती है, वो हर चीज पर अपने मैक्सिमम फोर्स के साथ वार करना चाहता है। एलीट फोर्सेस के साथ यही समस्या होती है, उनके पास लोकल नॉलेज नहीं होती, वो अपनी बेस्ट कैपेसिटी में काम कर रही हैं, बट ये तो गंभीर समस्या है ही कि उनके पास वहां की वो लोकल नॉलेज नहीं है जो लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास होती है। वो संवेदनशीलता भी नहीं है, वो जानकारियां भी नहीं है जो लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास होनी चाहिए। तो ये भी एक समस्या है सेंट्रल फोर्सेस को के किसी भी जगह पर जाने के बाद जो उठती हैं। इसके अलावा वो एक और तर्क देते हैं जिस तर्क का बहुत आसान जवाब नहीं है। वो कहते हैं कि किसी भी एरिया में जहां पे आफ्स्पा लगाया गया है, हम दावे के साथ ये नहीं कह सकते आज भारत के इतने दशकों के इतिहास में जब से आफ्स्पा कानून एग्जिस्ट कर रहा है कि आफ्स्पा की वजह से, आर्म्ड फोर्सेस की वजह से हमने किसी भी जगह से पूरी तरह से इंसर्जेंसी या आतंकवाद को खत्म किया हो। तो ऐसा कानून जो कभी किसी जगह सॉल्यूशन बन के नहीं उभरा, सॉल्यूशन हमेशा दूसरे रास्तों से आया, राजनीतिक रास्तों से आया, वहां पर इस कानून की क्या रेलेवेंस रह जाती है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि ठीक है, टेक्निकली तो आप कह सकते हैं कि आफ्स्पा में ऐसा नहीं है कि ब्लैंकेट इम्यूनिटी है, एक छत्र वो नहीं दे दिया गया है कि कोई कुछ भी करेगा तो सवाल नहीं पूछे जाएंगे। वो कह रहे हैं कि टेक्निकली तो ये ठीक है। आफ्स्पा पे जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी 1997 में, आप इसको नोट कर सकते हैं। आफ्स्पा पर 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बातें कही हैं। पहली बार 1997 में, 1997 में कुछ गाइडलाइन रखी गई और कहा गया कि अनप्रोफेशनल कंडक्ट, क्राइम और एट्रोसिटी, उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। अगर ये साबित हो जाता है कि अनप्रोफेशनल तरीके से कोई काम हुआ है, कोई क्राइम हुआ है या फिर अन्याय हुआ है इस कानून के अंतर्गत, तो फिर उन फोर्सेस के उन लोगों को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, उन पर बाकायदा कार्रवाई होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये एडिटोरियल कहता है कि इसमें 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या क्या है? ट्रस्ट डेफिसिट। लोग इस बात को, जो इतने सालों से इन चीजों को झेल रहे हैं, इस बात पर विश्वास नहीं करते। जीवन रेड्डी कमेटी, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ये बनी थी। आफ्स्पा के संदर्भ में आप ये सब बातें नोट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस 1997 की, जीवन रेड्डी कमेटी रिकमेंडेशंस 2004 में आई। यूपीए 1 ने इस कमेटी को एस्टैब्लिश किया था। उस कमेटी ने कहा कि आफ्स्पा हटाना चाहिए। उस कमेटी ने यह भी कहा कि जो इंटरनल मैकेनिज्म बनाए गए हैं आफ्स्पा में कि किन चीजों पर कार्रवाई की जाएगी, किन चीजों में इम्यूनिटी है, वो इंटरनल मैकेनिज्म काम नहीं करते हैं प्रैक्टिस लेवल पे। फिर वो कहते हैं दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई में, इस केस को भी नोट किया जा सकता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन, ये कुछ लोगों का समूह था जिनके जानने वालों के, जिनके रिश्तेदारों की उनका मानना था एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है। कितनी किलिंग्स? 1528
किलिंग्स की बात हुई, 1528 एनकाउंटर्स की बात हुई, एक्स्ट्रा जुडिशियल मणिपुर का किस्सा था ये। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो समस्याएं हैं वो सिस्टमिक हैं। तो इस केस से 2017 का सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आप नोट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें सिस्टमिक समस्याएं हैं, इसमें संस्थागत समस्याएं हैं आफ्स्पा में, जो महज ऐसे ही दूर नहीं हो जाएंगी कि हम कुछ गाइडलाइंस दे दें। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद से 3 सालों से इस केस पर कोई सुनवाई नहीं की है, तो मामला अभी अधर में अटका हुआ है। लेकिन ये कमेटी की रिकमेंडेशंस, 1997 की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और 2017 में सुप्रीम कोर्ट की अगेन एक ऑब्जर्वेशन हमें आफ्स्पा के बारे में उभरती नई समझ का कुछ इशारा देती है। तो अंतिम की ओर बढ़ते हुए एडिटोरियल क्या कहता है? कहता है कि आखिर में हमें मानना होगा कि आफ्स्पा जो है एक प्रोफाउंड म्यूटिलेशन ऑफ ह्यूमन एम्पैथी है, मानव संवेदनाओं का, संवेदनशीलता का, मानव सहानुभूति का, यानी मानवता के जितने भी गुण हैं उनका एक म्यूटिलेशन है, उनकी हत्या करता है आफ्स्पा। क्योंकि आफ्स्पा केवल एक कानून नहीं है, वो एक पूरी कल्चर का निर्माण करता है, वो एक पूरी संस्कृति का निर्माण करता है। वो संस्कृति किस पर टिकी हुई है? डर पर, ह्यूमिलिएशन पर और वायलेंस पर। एडिटोरियल आखिरी में एक सवाल पूछता है कि आप अंदाजा लगाइए किसी ऐसे रेजिम के अंदर रहना जहां आपके चारों तरफ ऐसे कानून का राज है, जहां आपको कभी भी गोली मारी जा सकती है, जहां आपकी कभी भी तलाशी ली जा सकती है, जहां आपके घर पर कभी भी बिना किसी वारंट के खोजबीन की जा सकती है, तलाशी ली जा सकती है। तो ऐसे में समय आ गया है कि सारी पार्टीज एक साथ आएं, वो तय करें कि आफ्स्पा को हटाया जाएगा, और ऐसे ही सारी पार्टी आकर एक साथ बोलें कि नागालैंड में जो ये घटना हुई ये एक बड़ी भूल थी, हम इस भूल को स्वीकार करते हैं। ऐसी भूलों को स्वीकार करने से देश कम नहीं होता, देश और बड़ा होता है। गलतियों को स्वीकार कर कर ही देश सही मायनों में एक सही देश, न्याय पर आधारित देश, रूल ऑफ लॉ पर आधारित देश, संविधान पर आधारित देश बन सकता है। इतना ही एडिटोरियल में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एडिटोरियल हम ब्रीफ में चर्चा करेंगे। ब्रीफ में क्यों करेंगे? क्योंकि कुछ एक बातें हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, बाकी कॉमन सेंसिकल है। ये है लो टोबैको टैक्स, पुअर हेल्थ। पिछला एडिटोरियल जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से महत्वपूर्ण था, ये महत्वपूर्ण है। कायदे से तो जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी खंड, क्योंकि जीएसटी की इसमें बात होगी, जीएसटी ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स, उसकी बात होगी। इसके अलावा सोसाइटी, समाज वाले खंड से भी ये जुड़ता है। इन दोनों लिहाज से ये महत्वपूर्ण है। देखते हैं रिजो जॉन साहब बात क्या कर रहे हैं। रिजो जॉन साहब एक हेल्थ इकोनॉमिस्ट हैं, स्वास्थ्य और अर्थशास्त्र की समझ को मिलाकर पब्लिक विषयों पे वो लिखते हैं। वो कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है कि भारत के लगभग 28% से ज़्यादा अडल्ट, यानी 15 इयर्स एंड अबव वाले लोग जो हैं, उनमें से 28% किसी न किसी प्रकार के तंबाकू का सेवन करते हैं। यानी कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू इस्तेमाल करने वाला देश है। ये कोई बहुत अच्छी स्टैटिस्टिक्स तो है नहीं। वो कहते हैं इसके नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि एक तो ये कई नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का खतरा बढ़ा देता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कैंसर, हृदय के रोग, डायबिटीज, फेफड़ों के रोग, इनका खतरा बढ़ जाता है। और अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें तो लगभग 1,77,000 करोड़, 77,000 लाख करोड़, 1.77 लाख करोड़ का खर्चा का एक प्रकार से मूल्य भारतीय सरकार को चुकाना पड़ता है हर साल। इस मूल्य में ये शामिल है कि जितने लोग मर रहे हैं उनके उसका एक मूल्य के टर्म्स में अगर हम सोचें तो भारत को कितना नुकसान हो रहा है, वो कितने उत्पादक हो सकते थे। हो सकता है आपको लगे कि ये बड़ा ही बुरा तरीका है ये देखने का, बट इस डेटा से हमें पता चलता है कि ये समस्या कितनी बड़ी है। तो इसको इस लिहाज से देखा जाए कि अगर प्योर इकोनॉमिक टर्म्स में भी बात की जाए तो इसकी कीमत 1.77 लाख करोड़ है, जो भारत सरकार को चुकानी पड़ती है उनके स्वास्थ्य सुविधाओं को मेंटेन करने के लिए, इलाज के लिए। और जो लोग मर जा रहे हैं वो कितना भारत के लिए इम्पॉर्टेंट लोग थे, ज़रूरी लोग थे, भारत की कार्यशक्ति का हिस्सा थे। ये भारत का नुकसान होता है। वो कह रहे हैं, फिर रिजो जॉन साहब कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में ये जानना कि पिछले 4 सालों में कोई टैक्स नहीं बढ़ा है किसी टोबैको प्रोडक्ट पर, ये अपने आप में एक चिंता पैदा करता है। वो 4 साल का ऐसा क्यों कह रहे हैं इसकी हम बात आगे करेंगे, बट वो पहले कह रहे हैं कि अगर टैक्स नहीं बढ़ा है तो इसके मायने क्या है। वो कह रहे हैं इसके 2 मायने हैं। पहला तो ये कि भाई
टोबैको इंडस्ट्री जो है उसको बहुत फायदा हो रहा है क्योंकि उसकी सेल लगातार बढ़ रही है। दूसरा फायदा क्या है, जो रेवेन्यू सरकार को मिलना था उसमें सरकार ने बहुत सारा रेवेन्यू छोड़ दिया, क्योंकि 4 साल में अगर आपने टैक्स बढ़ाया होता तो आपको बहुत अतिरिक्त रेवेन्यू मिला होता। जितनी भारत में खपत है उसको कई जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता था, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, पैंडेमिक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। तो वो दो बड़े नुकसान हैं। इसके आगे वो कहते हैं कि परंपरा तो ये रही थी कि लगभग हर साल के बजट में हम पाते थे कि थोड़ा टैक्स बढ़ा दिया गया है, थोड़ी एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र सरकार लगाया करती थी वो टोबैको प्रोडक्ट्स पे बढ़ा दी गई है। इसके अलावा ये भी देखने में आता था कि राज्य सरकारें भी हर साल वैट, वैल्यू एडेड टैक्स जो पहले लगा करता था जीएसटी रेजीम से पहले के टर्म्स हो गए हैं अब ये मोस्टली, कुछ ही चीजों पर भी लगते हैं, तो इन सब चीजों पर राज्य सरकार भी अपना टैक्स बढ़ाया करती थी। तो ये चीजें लगातार साल दर साल महंगी होती थी। आप पूछेंगे इससे फर्क क्या पड़ता था? फर्क ये पड़ता था कि 2010 से 2017 के बीच एक डिक्लाइन आया भारत में तो तंबाकू इस्तेमाल करने वाले लोगों में। कितना डिक्लाइन आया? छोटा मोटा नहीं, 17.3% का डिक्लाइन आया, ऐसा ये एडिटोरियल कहता है। किसके हवाले से? ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे के हवाले से। तो वो कहते हैं कि जो टैक्स हर साल बढ़ाया जाता था, बढ़ाया जाने लगा था, ये उसी का नतीजा था कि भारत में तंबाकू इस्तेमाल करने वालों की संख्या में पहली बार इतनी कमी देखी जा रही थी। लेकिन अब जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से हमने 4 सालों में तो बढ़ाया नहीं है कोई टैक्स। एक छोटा सा मार्जिनल इंक्रीज हुआ था। कितना इंक्रीज हुआ था? जिससे सिगरेट की कीमतें मात्र 5% बढ़ी। एक प्रकार से एक नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी लगाई गई थी, एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई गई थी टैक्स के ऊपर, जिससे कीमतें थोड़ी सी बढ़ी। वो एक बार लगाई गई, बट कोई खास इजाफा टैक्स में नहीं हुआ है तंबाकू के प्रोडक्ट्स पर। तो उसकी वजह से जो स्मोक करते हैं ऑलरेडी वो ज़्यादा स्मोक करने लगे, और जो स्मोक नहीं करते थे या अभी उस उम्र में आए थे जहाँ पे वो चॉइस करते हैं, वो कर सकते हैं चयन, अब वो स्मोक करने लगे हैं। तो भारत में स्मोकर्स की संख्या बढ़ रही है। अब यहाँ पे आता है आपके लिए नोट करने वाला पॉइंट कि भारत ने अपनी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में ये टारगेट रखा है कि जो एक्टिव टोबैको यूजर्स हैं उसमें 30% की हम कमी लाएंगे। लगभग 1/3 लोगों को हम कम कर लेंगे जो तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो अभी भारत की नीति है जिसमें कोई टैक्स बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ये इस पर एक कुठाराघात करेगा। पहली समस्या ये आ गई। दूसरी चीज की तरफ वो पॉइंट करते हैं, वो कहते हैं WHO कहता है कि तंबाकू प्रोडक्ट पर 75% टैक्स बर्डन होना चाहिए। भारत में टैक्स बर्डन कितना है? वो कहते हैं कि जो बीड़ी है उस पर 22% है, जो सिगरेट है उन पर 53%, और जो 22, 53 और 64% है आपके स्मोकलेस टोबैको पर, खैनी, गुटखा, जो तमाम दूसरे तरीके की चीजें आती हैं। तो ये स्टिल ये तीनों चीजें WHO के मैंडेट से जो कहता है कि 75% टैक्स करिए ताकि लोग उसको खरीदने से पीछे हटें। और ये दुनिया भर की स्टडीज हैं जो पॉइंट आउट करती हैं कि टैक्स बढ़ाने से इन चीजों की खपत में गिरावट आती है। तो क्योंकि वो गिरावट नहीं आ रही है तो पब्लिक हेल्थ के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। तो आखिर में कंक्लूजन की तरफ एडिटोरियल कहता है कि टैक्सेशन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार को इसको एक्टिव कॉग्निजेंस में लेना चाहिए कि 4 साल बीत चुके हैं, टैक्स नहीं बढ़ा है, क्योंकि लोगों की इन्फ्लेशन तो है ही, मुद्रास्फीति है ही, चीज़ें आमतौर पे महंगी हुई हैं। तो अगर कोई चीज़ महंगी नहीं हुई है तो इफेक्टिवली वो एक प्रकार से सस्ती हुई है, क्योंकि बाकी चीज़ें महंगी हो रही हैं, रहन सहन का स्तर बढ़ रहा है। तो ऐसे में सरकार को ज़रूरत है कि वो तमाम दूसरे जो तरीके अपनाती है तंबाकू के इस्तेमाल को कम करने के लिए, जिसमें जागरूकता एक तरीका है, तमाम दूसरे तरीके हैं, प्रोहिबिशन एक तरीका है, जो पब्लिक स्पेस पे आप तंबाकू का सेवन नहीं कर सकते, इस प्रकार के तरीके, उन सब के साथ वो टैक्स वाले बात पर ध्यान दे, जीएसटी या किसी भी दूसरी प्रकार का टैक्स ड्यूटी इन पर लगाया जाए ताकि ये चीज़ें महंगी हों और पब्लिक हेल्थ को इसका अंततः दोनों प्रकार से फ़ायदा हो। दोनों प्रकार यानी कि लोग इसको कम से कम इस्तेमाल करने की ओर अग्रसर हों, और दूसरा इससे जो रेवेन्यू आए सरकार उनको स्वास्थ्य मामलों पर खर्च कर सके। तो ये थे आज के 2 प्रमुख एडिटोरियल्स जिनकी हमने चर्चा की। मिलेंगे आपसे कल के एपिसोड में 2 नए एडिटोरियल्स के साथ। नमस्कार।